पिछले कुछ महीनों में सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक एक टॉपिक बहुत ही ज्यादा छिड़ा हुआ है। बात यहाँ पर हो रही है वक्फ की और उनसे जुड़े प्रॉपर्टीज को लेकर। या तो कोई ना कोई इशू हो रहा है, रजिस्ट्रेशन की बात कर ले, या फिर उन प्रॉपर्टीज पर जो मस्जिदें बनी है, मदरसाज बने हैं, उनको लेकर कुछ ना कुछ मामले कोर्ट्स आ रहे हैं। तरफ जहाँ सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 का नया एक्ट लाकर पॉलिटिकल से लेकर लीगल गलियारों में एक तूफान मचा दिया है, वहीं दूसरी ओर कोर्ट्स में हर दिन वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर कोई ना कोई नई न्यूज, कोई ना कोई नया केस जरूर आता है। और एक ऐसा ही केस इलाहाबाद हाई कोर्ट जा पहुंचा, जहां पर कोर्ट ने अपना स्ट्रिक्ट रूप दिखाया है। इन सारे टेंशन भरे मामलों में एक और केस सामने आया है जो सीधा हाई कोर्ट गया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। और वहां पर ये पता चला है कि एक वक्फ मदरसा ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जमीन पर बिना परमिशन के कंस्ट्रक्शन करके उसे किराए पर दे दिया। अब जितना आप ये सुनकर चौंक गए थे, उतना ही इलाहाबाद हाई कोर्ट थी, जिन्होंने साफ साफ इसे क्लासिक केस ऑफ इंक्रोचमेंट का नाम दिया है। अब क्या हुआ है इस हियरिंग पर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है और सरकार ने वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़ा कौन सा बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, चलिए एक एक करके इस वीडियो में देखते हैं। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के केस पर आए तो ये मामला शुरू हुआ है एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से, जिसमें वक्फ मदरसा कासिमुल उलूम ने एक लैंड पार्सल पर ओनरशिप क्लेम किया, जिसे नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रॉपर्टी बताया गया। अब मदरसा ने सिर्फ इस जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी नहीं डिक्लेयर किया, बल्कि उन्होंने इस पर कंस्ट्रक्शन भी किया, कंस्ट्रक्शन करके इसे रेंट पे लेट आउट भी किया और रेंट के पैसे भी उठाने लगे, एकदम प्रॉपर इस फॉर्म में कि ये प्रॉपर्टी तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद डेवलपमेंट ये आया कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्लेम किया कि ये लैंड तो उनका है और इस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है ये वक्फ मदरसा। अब इसके बाद तो डेवलपमेंट ये आया कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्लेम किया कि ये तो लैंड उनकी है और इस पर इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहा है। अब जब डिस्प्यूट बढ़ने लगा तो मदरसा ट्रस्ट ने ट्रायल कोर्ट में एक परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजंक्शन मांगा। तो बेसिकली कोर्ट से ये रिक्वेस्ट किया गया कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को रोका जाए प्रॉपर्टी तोड़ने से और नए कंस्ट्रक्शन करवाने से। अब ट्रायल कोर्ट में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से लोगों ने, लॉयर्स ने ये क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है ही नहीं, और उन्होंने साल 2014 में एक लेटर दिखाया जो असिस्टेंट इंजीनियर नेशनल हाईवेज PWD सहारनपुर ने दिया था, जिसमें कहा गया था कि नेशनल हाईवे 73 पर सारी इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाई जाए। इन लेटर और बाकी डेवलपमेंट्स की वजह से इस केस में डिफेंडेंट्स, जो कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने कोर्ट में एक अमेंडमेंट एप्लीकेशन फाइल की। अब इन सारे कंटेक्स्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक जुडिशियल रीअफर्मेशन है कि वक्फ बाय यूजर का प्रिंसिपल हर जगह नहीं लग सकता है, खासकर जब गवर्नमेंट ओनरशिप क्लियरली एस्टैब्लिश्ड और डिफाइंड है। और इसी के रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आई है। तो क्या वक्फ प्रॉपर्टीज इन सारे केसेस को ध्यान में रखते हुए डिजिटली रिकॉर्ड होगा, यानी कि उनका डेटा डिजिटल होने वाला है? तो जवाब है हाँ। और इस बार सरकार कह रही है कि सब कुछ फुल प्रूफ होगा, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती बल्कि शुरू होती है, क्योंकि इस नए सिस्टम के साथ साथ एक पुराना कानूनी लड़ाई भी जुड़ा हुआ है। सरकार सेंट्रल वक्फ पोर्टल लॉन्च करने वाली है, शायद जून के पहले हफ्ते में भी ये हो सकता है। ये पोर्टल रिप्लेस करेगा एग्जिस्टिंग WAMSI सिस्टम को, यानी वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया को। और इस नए सिस्टम में हर वक्फ प्रॉपर्टी की एंट्री एक 3 टियर वेरिफिकेशन प्रोसेस से होगी, जिसमें होगा मेकर, चेकर और अप्रूवर। इस नए सिस्टम में हर वक्फ प्रॉपर्टीज की डिटेल्स ली जाएगी और पहले एंटर करेगा मुतावाली यानी केयर टेकर, जो होगा इस केस में मेकर। उसके बाद वक्फ बोर्ड का ऑफिशियल वेरीफाई करेगा चेकर के रोल में, और लास्ट स्टेज पे एक सरकारी अथॉरिटी फाइनल अप्रूवल देगी, जो होगा अप्रूवर। जब तक ये तीनों लेयर्स पास नहीं हो जाते, तब तक प्रॉपर्टी डेटाबेस में ऑफिशियली एंटर नहीं हो सकती है। लेकिन यहीं पर एक प्रॉब्लम आता है कि जितनी भी अनरजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज है, स्पेशली जो वक्फ बाय यूजर के थ्रू फॉर्म हुई है, उन्हें इस नए पोर्टल में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ऐसी खबरें आ रही है। ये वही प्रॉपर्टीज होती है जो कभी ऑफिशियली वक्फ नहीं बनाई गई थी, लेकिन लोगों ने उनका रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के यूज के लिए उन्हें वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया था। मिनिस्ट्री के सोर्सेज कह रहे हैं कि जितने लोग WAMSI में रजिस्टर्ड थे, उन्हें भी सेंट्रल वक्फ पोर्टल में दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हर प्रॉपर्टी को नए फॉर्मेट में दोबारा वेरीफाई किया जाएगा, चाहे वो पहले से रजिस्टर्ड ही क्यों ना हो। सरकार कह रही है कि ये नया सिस्टम डिस्क्रिपेंसीज को कम करेगा, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देगा।
लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए सिस्टम की वजह से रेड टेप भी बढ़ सकता है और इस केस में जेन्युइन मुतावालीज को भी अननेसेसरी डिले का सामना करना पड़ सकता है। अब वक्फ मिनिस्ट्री के डेटा के हिसाब से इंडिया में लगभग 8.7 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड है और इनमें से 4.2 लाख प्रॉपर्टीज सिर्फ वक्फ बाय यूजर कैटेगरी में आती है। अब ये प्रॉपर्टीज सेंट्रल पोर्टल के स्कोप से बाहर हो जाएंगी जब तक कि वो रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल होने के बाद नहीं हो पाती। अब मिनिस्ट्री ने रिसेंटली एक वर्कशॉप भी लिया था जिसमें कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज वक्फ बोर्ड्स के ऑफिशियल्स को नए पोर्टल का फीचर सिखाया गया था। अब मिनिस्ट्री का कहना है कि ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म बनने वाला है जो इंडिया भर की वक्फ प्रॉपर्टीज को सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड बनाएगा अंडर दी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। अब सरकारी ऑफिशियल्स का मानना है कि जो पहले की साइट थी WAMSI वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसीज को बढ़ावा दे रही थी, कहीं ना कहीं वो काफी वीक पड़ गई थी। उसमें रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज का डेटा एक्यूरेट नहीं था और काफी प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड इनकम्प्लीट था या आउटडेटेड था। नया पोर्टल इन सारे गैप्स को भर देगा। शायद वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट में इतने इश्यूज की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को पेश किया था। अब हम सुप्रीम कोर्ट में देख ही रहे हैं कि कितने सारे पिटिशंस इस एक्ट के खिलाफ आए थे, इसे इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए। और पिटिशनर्स का कहना भी है कि वक्फ एक रिलीजियस ट्रस्ट है, उसकी प्रॉपर्टीज को ऐसे रेगुलेट करना माइनॉरिटी राइट्स के आर्टिकल्स 25 और 26 के खिलाफ है। लेकिन कोर्ट ने अभी तक इसके कुछ प्रोविजंस पर स्पेसिफिकली स्टे नहीं लगाया है। मल्टीपल हियरिंग्स के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस AG मशी की बेंच ने इस मामले में एक इंटरिम ऑर्डर पर अपना फैसला रिजर्व कर लिया है। तो वो ऑर्डर कब आएगा अब वो ऑर्डर जब भी आएगा तब देश में तहलका मचेगा। हालांकि इसके साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी जो रिसेंटली इस केस से डील किया था वो कहीं ना कहीं वक्फ प्रॉपर्टीज के मिसमैनेजमेंट को भी काफी हाईलाइट करता है। तो कई सवाल उठते हैं। पहला तो ये कि क्या हर स्ट्रक्चर जहां नमाज पढ़ी जाए ऑटोमेटिकली वक्फ बन जाती है? कोर्ट का कहना है कि नहीं, वक्फ बाय यूजर के लिए भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और हिस्टोरिकल यूजेज का प्रूफ होना चाहिए। तो दूसरा सवाल फिर ये उठता है कि क्या वक्फ रजिस्ट्रेशन के बिना कोई प्रॉपर्टी वक्फ नहीं हो सकती? लीगली तो नहीं, रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी अंडर वक्फ एक्ट 1995। इस केस में भी पिटिशनर को कोई प्रूफ नहीं, इस केस में भी हमने देखा कि पिटिशनर कोई प्रूफ ही नहीं दिखा पाया। जिसके बाद तीसरा सवाल ये उठता है कि क्या जुडिशियल स्क्रूटनी से रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एग्जेम्प्ट होने चाहिए? अब इसका भी जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 के तहत सबके लिए लॉ इक्वल है। रिलीजियस हो या नॉन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, सब पर कानून बराबर होता है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।